नहीं आवश्यक। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल और इस वक्त देख रहे हैं आप लाइव डिबेट। और आज का विषय है कि कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार। हमारे साथ में अविरल मलिक जी हैं जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है अविरल साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव जी। 10 मई को मतदान का घमासान है कर्नाटक में, बहुत बड़ा जो है चुनावी घमासान लगा हुआ है। 13 मई को रिजल्ट आना है। सरकार किसकी बन रही है, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजियों के बीच में। जी देखिए, ये पूछने वाली बात ही नहीं है, ये तो स्वतः स्पष्ट है, अपने आप ही ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी पार्टी की सरकार आ ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण रूप से अपनी सरकार कर्नाटक राज्य के अंदर इस विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही है। और जनता हमारा पूर्ण रूप से साथ दे रही है। जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और बनाएगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की करारी हार होने वाली है। कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी के लोगों को जनता के द्वारा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों को अब मालूम पड़ जाएगा कि हिंदू धर्म के अपमान करने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है और हिंदू धर्म के अपमान का परिणाम क्या होता है। कांग्रेस नेताओं को यह मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत का व हिंदू धर्म का कांग्रेस के अनेकों नेता अपमान करते आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने का काम कांग्रेस नेताओं ने किया है। जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर हो या फिर इनके सलमान खुर्शीद हो या अनेकों नेता मैं जिनके नाम गिना सकता हूं, और स्वयं सोनिया गांधी के द्वारा भी जिस प्रकार से हमारे सबके प्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर सोनिया गांधी के द्वारा कहा गया था, तो ऐसे लोगों को जनता मुंहतोड़ जवाब चुनावों के अंदर देने वाली है। और परिणाम अब की बार बता देंगे। इनको जब परिणाम प्राप्त होंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से हार का सामना करना इनको पड़ेगा, क्योंकि इनके द्वारा जिस प्रकार से जनता का अपमान किया गया, ये स्वीकार योग्य नहीं है। ये स्वीकारने योग्य कभी भी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने साधु संतों का अपमान किया, जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर में रोड़े अटकाने का कार्य किया, और हम तो कहते हैं अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जिस प्रकार से इनके द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया, जिस प्रकार से इनके द्वारा राष्ट्रभक्तों का अपमान किया गया, जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि किस प्रकार से ये चाहते हैं कि बजरंग दल को बैन कर दें, जो हनुमान जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, जो हनुमान जी के अनुयायी हैं, जो हनुमान जी के पूजा करने वाले उनके भक्त हैं, उनको बैन करने की ये लोग बात करते हैं। तो इनको मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। इनको इस प्रकार से जो जनता का जवाब होगा वो ईवीएम के माध्यम से इनको मिल जाएगा। ईवीएम के माध्यम से इनको चुनाव में हराने का काम जनता के द्वारा कर्नाटक में किया जाएगा। और जिस प्रकार से 2019 में व 2014 में लोकसभा चुनाव में किया गया था, उसी प्रकार से कर्नाटक की जनता इनको इस बार परिणाम सुना देगी। और जनता का निर्णय सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर होता है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अनेकों नेताओं ने लोकतंत्र का गला घोंटने तक का प्रयास किया था, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, उनके द्वारा इमरजेंसी लगाने का काम किया गया था, या फिर अन्य नेता हो जिनके द्वारा जनता को पीड़ा देने का काम किया गया है। सरकारों का काम जनता के लिए काम करना होता है, जनता के भले के लिए काम करना होता है। लेकिन ये लोग, ये कांग्रेसी इस प्रकार के काम करते हैं जो कि स्वीकारने योग्य नहीं है। और ये ऐसे काम करते हैं जिनसे कि जनता को पीड़ा पहुंचती है और जनता क्रोधित होती है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, वो तो बहुत बड़ी नेता थी देश की,
उसी प्रकार से आप समझ लीजिए, उसी प्रकार से इस बार सोनिया गांधी को भी हार का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार से, उसी की तर्ज पर सोनिया गांधी को भी हार का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था अमेठी से, वैसे ही सोनिया गांधी भी अपनी रायबरेली सीट से हाथ धोएंगी और इनको घर बैठना इस बार पड़ेगा। क्योंकि ये आप देखेंगे कि मैं इस बात को आप लिख लीजिए, भविष्यवाणी में कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आज आपके एटी न्यूज चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के हाथों से 2024 में जाने वाली है और लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को हार का सामना, न केवल हार का सामना बल्कि अपनी जमानत जब्त कराकर इनको घर बैठना पड़ेगा जब ये चुनाव लड़ने रायबरेली उतरेंगी तो। जी जी, कर्नाटक में जिस तरह की बयानबाजी चली है, क्या ये लगता है कि असंवैधानिक नहीं थी, संवैधानिक बयानबाजी थी? लगातार जो कांग्रेस के द्वारा, फिर या अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा सांप बोला गया, प्रधानमंत्री पद पर इस तरह से जो है बयानबाजी करना क्या उचित है? कहां तक कैसे देखते हैं आपकी? आप अपनी हार नहीं बचा पा रहे हैं तो आप अपने नए मुद्दे नहीं ला पा रहे हैं, आप सामने खड़े होने की बजाय, आप लड़ने की बजाय, संघर्ष करने की बजाय आप गाली दे रहे हैं। क्या यही कांग्रेस अपने बच्चों को सिखाएगी, अपनी पीढ़ियों को सिखाएगी और ऐसे ही देश बनाएगी? जी देखिए, इनको जनता के द्वारा सजा दी जाएगी और जनता के द्वारा जो इनको सजा प्राप्त होगी उससे इनको मालूम पड़ जाएगा, इनको अकल आ जाएगी, इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। जिस प्रकार से इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने का कार्य किया गया, वो बिल्कुल असहनीय है और इस प्रकार के कार्य को किसी भी प्रकार से समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता है। सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा के लिए कोई स्थान नहीं बचा हुआ है और इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के लोगों को जनता इस बार ऐसा जवाब देगी कि इनको मालूम पड़ जाएगा कि जनता किस प्रकार से करारा जवाब देती है। और जो लोग इस प्रकार के बयान देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करने का काम करते हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो भी बोला है कि अकल सही करने का काम जनता के द्वारा किया गया है। आपको मालूम होगा, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया, ये सीधा नरेंद्र मोदी से टकराने का काम किया करते थे, लेकिन इनको फिर अकल आ गई और इन्होंने कई कदम पीछे खींच लिए और नरेंद्र मोदी जी का ये नाम भी नहीं लेते हैं। इनके द्वारा क्या कहा जाता है दिल्ली में जब ये जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, ये कहते हैं, लेकिन ये फर्जी नारा है। जनता इस बार केजरीवाल के ऊपर भी भरोसा जताने वाली नहीं है। लेकिन मैं ये उदाहरण आपके टीवी चैनल के माध्यम से इसलिए दे रहा हूं कि केजरीवाल जैसा नेता भी बचता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को सब स्वीकार करते हैं जनता के बीच में और केजरीवाल को ये खुद मालूम है कि जनता 2024 में दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट देगी और 7 लोकसभा सीटों में से 7 की 7 लोकसभा सीटें जैसे 2014 में व 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीती थी, वैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पुनः 7 की 7 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो केजरीवाल हो या ये जेल में पड़े सतेंद्र जैन और सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी और अपराधी तत्व हो। ये सिसोदिया और सतेंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारियों को दिल्ली में कोई स्वीकारने वाला नहीं है और किसी अन्य राज्य में भी ये भ्रष्टाचारी पार्टी जो है इस आम आदमी की, ये नहीं चलने वाली है। ये करोड़ों का शीश महल बनाकर दिल्ली में बैठा है, इसको अब कोई स्वीकारने वाला नहीं है देश में। इस देश के अंदर जब पहलवानों के खिलाफ अगर कोई मुद्दा हो या मुहिम हो तो वहां पर इस तरह से बोलना कि हम भगत सिंह के रास्ते पर हैं लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलेंगे, हम तो जी अन्य जो है क्रांतिकारियों के रास्ते पर हैं, हम बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं, लेकिन हम जो है तमाम ऐसी चीजें करेंगे जो अविवादित होंगी। इस देश के अंदर जो है रामायण के खिलाफ बोला जाएगा, राम पर बोला जाएगा, कृष्ण पर बोला जाएगा, बजरंगबली जी पर बोला जाएगा। दूसरी तरफ ये लोग सफाई भी देते रहते हैं। आखिर जो लोग इनके अपमान करने का काम करते हैं, इन्होंने उनको रखा है वैतनिक, उसको उनको बना के रखा है, तुम अपमान करोगे हम इधर सफाई करेंगे। तो जनता भी धीरे धीरे साफ करती जा रही है, क्योंकि आजकल जनता भी बड़ी समझदार हो गई है, वो भी समझती है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं
जनेऊ चढ़ाने की आवश्यकता क्या है? जब आप खुद ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं तो आप अपने आप को नकारिए कि हम ब्राह्मण नहीं है, ना हमारे जो है पूर्वज ब्राह्मण थे। आप जो है वो आप सच्चाई स्वीकारिए, ब्राह्मण आप नहीं है, ये पूरे देश में सब जानते हैं और बाहर भी लोग जानते हैं। तो आपको कोर्ट के ऊपर जनेऊ चढ़ा करके ड्रामा करने की क्या जरूरत है? एक तरफ अपने लोगों को भेज करके आप वही नारे लगवाते हो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और वही दूसरी तरफ आप जनेऊ पहन करके ब्राह्मणों का वोट बटोरना चाहते हो। क्या आखिर कर्नाटक में कहना चाह रहे हैं? जबकि कर्नाटक में सब जानते हैं ब्राह्मण और मुसलमान ही तय करता है वहां की सरकारें। वहां जिस तरफ ब्राह्मण हो जाएगा, जिस तरफ मुसलमान हो जाएगा, उस तरफ ही सरकार जो है बन जाएगी। क्योंकि शासन करने वाले कोई भी हो, लेकिन सरकार बनाने वाले वहां पर दो ही कम्युनिटियां हैं। इनको लेकर के अब जो ये वापसी ये कर रहे हैं, अब ये हनुमान जी के जयकारे लगा रहे हैं। जिस तरह से 80-90 मंदिर हमने बनवाए, ऐसा खड़गे जी के द्वारा बोला गया कि हमने तो 80 से 90 मंदिर बनवा दिए। हम तो जय बजरंगबली के हम भी बोल रहे हैं, जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली, पता नहीं क्या क्या। अब जयकारे जो है लगाए जा रहे हैं मंचों से। तो कैसे आप देखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इस वजह से बजरंगबली जी के पैटर्न पर ये वापस आए, तब जय बोलने के लिए मजबूर हुए। नहीं तो ये तो वापस कभी तो आते नहीं है। लेकिन आजकल ये बहुत जल्दी पीछे आ जाते हैं, इनको पता चल गया क्या कि नुकसान मेरा बहुत ज्यादा होने वाला है। जी देखिए केशव जी, कांग्रेस में भस्मासुरों की कमी नहीं है। कांग्रेस में ना रावणों की कमी है, ना भस्मासुरों की कमी है। कांग्रेस में रावण भी है और भस्मासुर भी है। और ये जो भस्मासुर है, ये उल्टा कांग्रेस पे ही पीछे पड़े हुए हैं। और जिस प्रकार के ये लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ जो गैर कानूनी बात करते हैं, देश के खिलाफ बोलने का कार्य करते हैं, संवैधानिक भाषा बोलने का कार्य करते हैं, गैर कानूनी भाषा को अपनाने का कार्य करते हैं, इन लोगों को क्यों छूट दी जाती है? जिस प्रकार के बयान ये लोग दे रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इस प्रकार के बयानों को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसे बयान दे, या फिर हम सबके आराध्य हनुमान जी के खिलाफ इस प्रकार की बात ये बोले, तो ये स्वीकारने योग्य नहीं है। अरे बजरंग दल चल रहा है, बजरंग दल ने क्या गैर कानूनी कार्य किया? उसको क्यों बैन ये करना चाहते हैं? वो तो ईमानदार लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इतनी गलतियां करने के बावजूद, इतनी गलतियां करने के बावजूद भी इनके लोग अपने खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मानते, खुद के उनके रास्ते पर नहीं चलना चाहते, खुद चलते हैं। सब भेड़ चाल है। मतलब एक जो है एक के पीछे एक नहीं चलेगा, सबकी अपनी अपनी चलती है। अब कल वो खुलेआम जो है सुधांशु त्रिवेदी को बोल रही थी कि बजरंग दल तो आईएसआई के एजेंट है। अब आप बताइए कि आईएसआई के एजेंट इतना बड़ा जो है, इस तरीके के कोई भी बयान चलेगा क्या? और फिर मिर्ची क्यों लग जाती है जब कांग्रेस को चाइना का एजेंट बताया जाता है? उसके सबूत भी है। आपने जो है डोनेशन भी लिया है, ये भी सबूत है कि आप जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में आपने जो है चाइना से आपने जो है जो भीख ली हुई है, जो पैसा लिया है, वो किस चीज का? आखिर आपको कौन सा उन्होंने आपने महान कार्य ऐसा कर दिया है? और भारत से कौन सा प्रेम है जो चाइना को, जो उसने तिरंगा खरीदने के लिए दे दिया कि जाओ आप तिरंगे झंडे खरीदो और देश भर में बांट दो? कौन सा उसने इस देश में जो है हमारे नायकों के सम्मान के लिए कर दिया? या फिर हमारी आर्मी के रिलीफ फंड में डालने के लिए कह दिया कि आपकी भारतीय फौज जो है बहुत बेहतर काम कर रही है, आप जाइए और इस पैसे को उनके परिवारों में आप दे दीजिए? किस चीज का पैसा जो है चाइना ने इनको दिया है? किस चीज के लिए पैसा दिया है? देश को पता तो होना चाहिए कि हमारे भारतीय फौज का अपमान नहीं है अगर हम चाइना से जो है भीख लेते हैं, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर अगर आती है, उसके बाद हम स्वीकार करते भी नहीं है। अरे बिजनेस वो एक अलग विषय है, वहां तो बिजनेसमैन करते हैं, उसमें वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। उनके शहर में उनके गांव में हम भी बेचते हैं, लेकिन हम उनसे कोई भी सहायता नहीं लेते, क्योंकि वो सहायता हमारे देश के रक्त से बड़ी नहीं है, हमारे देश के स्वाभिमान से बड़ी नहीं है, हमारे देश के शौर्य से बड़ी नहीं है, और हमारे देश के गौरव से बड़ी नहीं है। उस सहायता का हमें क्यों जो है वो सहायता लेनी चाहिए? कल को पाकिस्तान अगर हमें सहायता देने पर आ जाए तो फिर इस तरह से तो हमें सहायता ले लेनी चाहिए। बहुत बार तो उन्होंने कई मामलों में पेशकश की। तो क्या भारत के इतने बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं क्या कि हमें सहायता लेनी पड़े? और हमारे यहाँ के लोग अपने आप को राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और फिर उसके बाद में वही काम जो है जाकर के दुश्मनों के साथ हाथ मिला के करते हो, और वही चीज प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं तो मिर्ची लग जाती है। दूसरी तरफ जब आप शाहरुख खान की फिल्म के खिलाफ जब बोला जाता है तो आप कहते हैं कि तो असंवैधानिक है, लेकिन आप अगर केरला स्टोरी पर बोलते हैं तो संवैधानिक है। जब उसके प्रूफ है, आपको दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप चुनौती दीजिए, वहां आपको पता है कि आप क्या होकर के निकलेंगे। ये कोर्ट में गए थे, कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने इनको भगा दिया, कोर्ट ने इनको भगा दिया, कोर्ट ये लोग जी
लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है, आपको भारतीय एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, आपको भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है, आपको हर चीज में सबूत चाहिए, सबूत भी मान्य नहीं है। आपको क्या खिलाया पिलाया जाए, कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई जाए कि भाई आप विश्वास करने लगेंगे कि ये चीज जो है ये है। इनके सामने तो साक्षात ईश्वर भी अगर प्रकट हो जाए तो उसके बावजूद भी एक मानेंगे नहीं कि आप ईश्वर हैं। तो इनको कौन सी ऐसी घुट्टी इन लोगों ने पी ली है, कौन सा ऐसा जो है वो कर लिया है, कहाँ घूम के आ गए हैं, किस देश में गए हैं जहां लोग नहीं जा सकते हैं, किसी ऐसे विशेष स्थल पे गए हैं जहां ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई है किसी बटवृक्ष के नीचे, जहां से इनको ये लग रहा है कि हमने बटवृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है इतना घूमने फिरने के बाद। और राहुल गांधी जी जैसा महान नेता, इतना महान व्यक्ति मिल ही नहीं सकता। मैं कहता हूं तो उसको प्रधानमंत्री पद पर बिठाने की पेशकश कर रहे हो तो उसका कद छोटा कर रहे हो। इतना महान व्यक्ति जिसने वैराग्य धारण कर लिया, अब उसको वैराग्य वैराग्य नहीं रहने दीजिए। उनके तमाम भाषण आए, उसको देखा, अब वो बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो मछली के आंख में तीर मारने से पहले मछली से आंख मिला रहे थे। आप बताइए कि ये कैसे बयान होते हैं कि मछली से आंख मिला रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि मैं तुम्हारी आंख फोड़ने जा रहा हूँ जी। लेकिन शुरुआत में मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये पार्टी आखिर गलती क्यों करती है। कम से कम आप हार रहे हो, हार के तरीके तो नहीं बदल पाए, लेकिन कम से कम गलतियां तो बदल लो। आप ये तो समझ लो, ये तो सीख लो कि हम आगे से गलतियां तो नहीं करेंगे। हर बार अपने जीत के कम से कम कुछ ना कुछ जो चीजें बदलो, जो लोग भी समझे ये सही में कांग्रेस कुछ ना कुछ नया बदलाव कर रही है। वही गलतियां पुरानी आप दोहराते हो, वही हार पुरानी मिलती है। इसी बीच में हमारे साथ में संदीप कौशिक साहब जुड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा समर्थक मंच के। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और पंडित जी फाउंडेशन के भी। इनसे पहले सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में अविरल साहब आपके पास आते हैं। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में जो चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी नहीं है, जजों की बात माननी नहीं है, अपने जो है सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में वहां नहीं जो है देने हैं। उसके बाद में जो लड़ाई आपकी है वो ब्रजभूषण के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है तो भी मैं मानता हूं। आपकी अपने अध्यक्ष के खिलाफ है तो वो आपका झगड़ा है। उसके बीच में जंतर मंतर पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लोग आ रहे हैं, तो जिन लोगों को की अगर हम बात करें, जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से सदैव लड़ाई लड़ी है अंत तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया। ये ब्राह्मण रेजिमेंट पहली ऐसी एक रेजिमेंट थी जिसे बनाया तो गया था, लेकिन जब ब्राह्मणों ने इस देश में जब विरोध किया अंग्रेजों का, वो जानते थे कि ये राष्ट्र के ही समर्थक रहेंगे, ये कभी अंग्रेजी सरकार के पक्षधर नहीं हो सकते। इसको लेकर के उन्होंने 1 साल के अंदर वो रेजिमेंट पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं ये घातक हैं, ब्राह्मण कभी भी अंग्रेजों का साथ नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। आज तक उसको पुनर्जीवित नहीं किया गया, लेकिन लास्ट तक जिन्होंने तलवे चाटे और अंग्रेजी सरकार की हुकूमत की जो है बैंड बाजे बजाए, उसमें खड़े रहे, और जो है वो जिले इलाही के दरबार में जिस तरीके से बोलते हैं, तो वो जिले इलाही वाला जो अभी तक जो लगा हुआ है तमगा, वो अभी तक क्यों लटका हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गैंग क्यों जाती है, सपोर्ट करती है, फिर ये कौन से पहलवान है। और अगर ब्रजभूषण पर आरोप आप लगाने भर से सही हो जाते हैं, तो फिर जो ब्रजभूषण जी आरोप लगा रहे हैं वो भी तो सही है कि आप 1 नंबर आपका था, 5 नंबर आपको मिले और आप खिलाड़ी बन गए। मतलब आप खिलाड़ी नहीं थे, देश के साथ आपने धोखा किया है, गद्दारी की है। खिलाड़ी तो उत्तर प्रदेश वाले भी निकल सकते थे, खिलाड़ी कर्नाटक वाले भी निकल सकते थे। तो बात यह है कि अगर ब्रजभूषण पर आरोप है तो आरोप तो आप पर भी है, फिर आप पहलवान तो आप भी नहीं है। मतलब आप विश्व स्तर पर अच्छी तरह से नाक कटा रहे हैं। जी संदीप साहब। जी केशव जी, बिल्कुल आपकी बात 100 आईने बिल्कुल एक, मतलब जिस प्रकार से वहां पे जो व्यवस्था चल रही है, यह बिल्कुल वही देश विरोधी ताकतें हैं जो, और ये वही गैंग है जो हर जगह एक आंदोलन जीवी के रूप में पहुंच जाती है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनका उस आंदोलन से, उस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। उनको पहलवानों के हितों से, पहलवानों की मांगों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ लेना देना है कि हम किस प्रकार से सरकार के अपोजिशन में, सरकार को घेरने के लिए, सरकार के ऊपर अप्रत्यक्ष षड्यंत्र रचने के लिए, देश में जातिवाद का जहर घोलने के लिए, इस प्रकार के षड्यंत्र ये लोग जो रच रहे हैं, उससे जो है आप नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है कि देश को ये लोग कहां लेके जाना चाह रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए
कि एक आजाद देश जिसपे हमारे देश के उन क्रांतिकारियों की शहादत है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिनको आज पूरा देश नमन करता है और उनकी जयंतियां मनाता है, उनको याद करता है, जो हमारे देश का गौरव है, उनके द्वारा दिलाई गई शहादत, उनके द्वारा जो दिलाई गई आजादी में आज जो आजाद मुल्क हमारा जो इसमें हम आजादी की सांस ले रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए। अरे भैया किस चीज की आजादी चाहिए तुम्हें? किस चीज के लिए आप लोग गुलाम हो? आप एक आजाद मुल्क में आजादी के तरीके से आजाद होकर आप वहां पे अपना आंदोलन रख रहे हो, अपनी बात रख रहे हो। सरकार अगर आपकी जायज मांग होती तो सुनती ना। आप तो वहां पर कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, कभी देश के खिलाफ, कभी मोदी हटाओ के नारे, कभी किसी चीज के नारे। अरे ये क्या है? ये कोई आंदोलन थोड़ी है। ये तो दूसरा शाहीन बाग बनता जा रहा है। जिस प्रकार से शाहीन बाग के का मुद्दा बनाया गया, इसी प्रकार से ये दूसरा शाहीन बाग है। वहां पे कभी रॉबर्ट वाड्रा जा रहे हैं, कभी कोई और जा रहा है। ये कोई पहलवान है क्या? और वो पहलवान अगर आप उनका वीडियो के माध्यम से अगर आप उनकी बात देखें तो वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें ओलंपिक नहीं खेलना है, हमें सीधा जो है आप जो है सीधा आगे के लिए खिलाइए। अरे भैया कैसे खिलाइए? एक प्रतियोगिता, एक दायरा है। आप सीधा आप कह रहे हैं कि हरियाणा का अलग से फेडरेशन बनाई जाए। फेडरेशन का जो अध्यक्ष भी है वो जाट होना चाहिए, जाट समाज से होना चाहिए। अरे भाई जिसमें काबिलियत होगी, चाहे वो जाट समाज से हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, आप लोग क्यों ये जातिवाद का जहर फैला रहे हो? आज देश हिंदुत्व के मुद्दे पे, सनातन के मुद्दे पे, एकता के मुद्दे पे एकजुट हो रहा है। आप ये कहाँ जातिवाद का जहर फिर वहां पर दोबारा से फैला रहे हो? और इस प्रकार का जो एजेंडा है, ये देश को मात्र कमजोर करने का एजेंडा है, जिसको देश की जनता बखूबी देख रही है। और वो लोग देख चुके हैं कि ये लोग वही लोग हैं जो आंदोलन जीवी बन बनकर अलग अलग आंदोलनों में सिर्फ यही लोग मिलते हैं, क्योंकि उनका एक एजेंडा है कि देश को कैसे कमजोर किया जाए। जो भारत सरकार, हमारे जनता के द्वारा चुनी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, ये लोग लगातार असंवैधानिक काम कर सकते हैं। केवल अगर कोई नहीं कर सकता है तो हिंदू नहीं कर सकते हैं, और वो भी उसमें खास करके सवर्ण नहीं कर सकता है गलत काम। क्योंकि अगर उसने जरा सा रूल तोड़ दिया है तो ये लगता है कि आफत आ गई। इतनी पवित्र पुस्तक चला दी है जिसके लिए सर तन से जो है जुदा हो जाना चाहिए, ऐसे नारे जो है लगने लगते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप जब भाजपा से लड़ाई अगर आपकी है तो प्रधानमंत्री जी की मां तक कैसे आप पहुंच सकते हैं? आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि आप जो है जो चीजें बोलते हैं उनमें जो है आपका दायरा सीमित नहीं है, आपकी सीमा रेखा नहीं है कोई। आप लक्ष्मण रेखा अगर आप लांघेंगे, फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ में ये हो रहा है, तो आपके साथ में ये होना चाहिए। और क्या ये नहीं होना चाहिए जो झाड़ू झाड़ू चिल्लाते हैं कि हमारी पूंछ में झाड़ू बांधी गई थी देशद्रोह के कारण? मैं तो कहता हूं कि मौका अगर मिलेगा, मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा, अगर असंवैधानिक कोई कार्य करेगा उसके जरूर पूंछ में झाड़ू बांधूंगा। चार जिनके बांधी गई होगी उनका तो मैं पता नहीं है किसके बांधी गई है और क्यों बांधी गई, बिना रीजन के तो कहीं झाड़ू बांधी नहीं जाती है पीछे। लेकिन उनको जो है समाज से अलग करूंगा और उनको जो है ये सबक जो है सिखाने के लिए वो झाड़ू बांधने का प्रयास अवश्य करूंगा, जो राष्ट्रद्रोह करते हैं और जो संविधान के खिलाफ जाते हैं, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो ये समझते हैं कि अंग्रेजों की चमचागिरी करके हम बच जाएंगे और वो हमें बचाने आएंगे। तो अभी अंग्रेजों की इतनी लगी है कि मात्र ब्राह्मण ऋषि सुनक नहीं बचा रहे हैं, तो आज उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में नहीं मिला है, ये भी तुमको देखना चाहिए। तो इस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। ब्राह्मणवाद तुमको तो दे गए हैं, लेकिन खुद ब्राह्मणों के ही संरक्षण में पल रहे हैं पूरा ब्रिटेन जो है, और पूरी दुनिया देख रही है। आज बात अगर ताकत की जाए, कभी ब्राह्मण सत्ता में अच्छा नहीं लगता है। आज ब्राह्मणों के ऊपर IAS नियाज खान सर लिखते हैं कि ये 3% ही थे, 3% अब भी है, 3% बाबर के जमाने में भी थे, उससे पहले भी थे, हर समय ये 3% ही थे। इनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी शिक्षा नहीं छोड़ी, कभी ये एजुकेशन से अलग नहीं हुए, कभी इन्होंने अपनी विरासतें बचाने का प्रयास किया, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, भारत के हर प्रत्येक नागरिक को सिखाने का प्रयास किया कि आप हमारी शाखाओं से जुड़े रहो, हर एक चीज को सिखाने का प्रयत्न किया। और यही अंग्रेज जानते थे कि इनके ऊपर अगर कब्जा करना है तो ब्राह्मणों का दमन बहुत जरूरी है, उनकी पुस्तकों में बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत कुछ है विराट साहब जी। जी जी, देखिए जहां तक आपका प्रश्न है बिल्कुल उचित है। जिस प्रकार से
ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ये एक प्रकार से ये खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। ये फर्जी लोग हैं, ये हिंदू, मुझे तो शक है कि ये हिंदू हैं या नहीं है उस पर भी, क्योंकि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी ने बयान दिया, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा नमाज अदा करती हैं, तो ये नमाजी और ये रोजा रखने वाले ये हिंदू कब से हो गए? ये हिंदू कब से रोजा रखने लगे, कब से नमाज अदा करने लगे, कब से ये हिंदू मस्जिद जाने लगे? ये तो पहली बार सुनने को प्राप्त हो रहा है। और जहां तक बात है प्रियंका गांधी वाड्रा की और पूरे गांधी परिवार की, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा क्या कहा जाता है उसको भी आपको जान लेना चाहिए। वो स्पष्ट कहते हैं, उनके पास प्रमाण है, वो बगैर प्रमाण नहीं बोल रहे होंगे। उनके द्वारा कहा जाता है कि ये हिंदू है ही नहीं, ये ईसाई हैं। अब ये ईसाई हैं, उनके द्वारा ईसाई कहा जाता है, और स्मृति ईरानी जी ने इनको नमाज अदा करते देखा है, तो ये कम से कम हिंदू तो है नहीं। एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, ये चाहे ईसाई हो, ईसाई इसलिए हो सकते हैं क्योंकि सोनिया गांधी जी को उस प्रकार से देखा जा सकता है कि वो विदेशी मूल की हैं, तो इनको ईसाई के रूप में देखा जा सकता है। और इनको एक प्रकार से ये इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, या फिर क्या कर लिया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब ये नमाज अदा कर रही हैं तो इसका मतलब ये हिंदू तो कम से कम नहीं है, ये मुसलमान है, और ये इस्लाम अपना चुकी हैं। इस्लाम अपनाने वाला ही नमाज अदा करता है, और इनकी विजुअल्स भी आ चुके हैं, बगैर विजुअल्स के स्मृति जी ने नहीं कहा है, सबूतों के आधार पर कहा है। देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं हम, अरे मोनिका जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं हम, सबूतों के आधार पर बोल रहे हैं। अरे सबूतों के आधार पर बोलना कुछ अपराध है क्या? आप कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर बैठी है क्या? आपकी आप कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर आए, कांग्रेस के साथ मुझे तो मालूम नहीं है। मैं सवाल आपका ही पूछ लेता हूँ। मोनिका जी आप एक बात बताइए, जब धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका ब्रजभूषण जी के खिलाफ या किसी सांसद के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ, तो आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप उसमें ब्राह्मणवाद का क्या लेना देना है? सर ब्राह्मणों ने कुछ किया कोई बात नहीं है सर, खिलाफ जाने वाली कोई बात नहीं है। सरकार उसकी आनी चाहिए जो शिक्षा पे बात करे, रोजगार पे बात करे। इसमें ब्राह्मण हिंदू लेकिन वो तमाम होते हैं, उनको भी तो खोला जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षा और रोजगार तो तभी तक है ना सर, कहते सब पर करता कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट तो हमारा वही आके तक जाता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर शिक्षित व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की माँ को अगर कोसने लगे और गालियां देने लग जाए, तो फिर ऐसी शिक्षा को मैं आग लगाता हूँ। ऐसे भी शिक्षित क्या होना, जो व्यक्ति कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो तो वो वहां जाकर के दीवार के पीछे बैठ करके पढ़ता था। तो हम इससे खुद सुधार लेंगे, हमें क्या जोड़ सकते? नहीं, जो व्यक्ति ये दावे करता हो, मोनिका जी पहले बात सुनिए ना, आप फैक्ट को समझिए। जो व्यक्ति ये दावे करता हो कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पिछवाड़े में जाके पढ़ता था, जो उसको ये नहीं पता है कि इस देश में माँ बहन बेटियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। वो ये दावे यहाँ करके अगर करता है और किसी पार्टी का भावी प्रधानमंत्री होने की भी जो है अपनी चाहत रखता हो, और वह व्यक्ति अगर ये कहे कि माँ तक पहुंच जाए प्रधानमंत्री के परिवार तक को छोड़े ना, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, ऐसा लगता है आपको? बहुत सारे लोग कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, तो कैम्ब्रिज में पढ़ने के बावजूद भी जिसका दिमाग पैसा ही रहा। आपके सवाल का मैं उत्तर दे देता हूँ, आपके सवाल का उत्तर दे देता हूँ। जिस प्रकार से आपने जो सवाल पूछा है, इसमें ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी और नहीं, अविरल जी साहब में एक और सवाल है, एक और सवाल है। गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं पढ़ा है। जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े थे, उसके बाद गांधी खानदान का कोई सदस्य नहीं पढ़ा है। ये आपके न्यूज चैनल पर मैं बता देता हूँ, और ये कहां से मैं इस बात को लाया वो मुझे मालूम है, सबूत है, क्योंकि इस बात को स्पष्ट किया है सबूतों के आधार पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, और सिद्ध भी किया है कि सोनिया गांधी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये 8वीं से ज्यादा पढ़ी लिखी है ही नहीं, 5वीं 8वीं से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है सोनिया गांधी जी। इनके द्वारा तो गलती से लिख दिया गया था। समय पूरा हो गया, इसके कारण अविरल जी डिबेट का समय पूरा हो गया, इसके कारण ये पार्ट यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जल्द आपके सामने जो है 1 घंटे के बाद हमारे दर्शकों के पास में आएगा, क्योंकि लगातार मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार जो है सवाल पूछने के भी जो है लिस्ट हमारे पास आ रही है। और अगले जो है पैनल में हम बिल्कुल आपके सवाल रखेंगे और आपके सवाल बाकायदा हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल को हम जो है संदीप कौशिक साहब भी जुड़ेंगे, अविरल मलिक जी भी जुड़ेंगे और हमारे अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ में मोनिका जी भी थी। भारतीय सुरक्षा पार्टी से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। आप
सभी को आप लोग जुड़े और आपने अपनी बात रखी। जय हिंद, वंदे मातरम।